से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सर हमने सबसे पहले एक अहम बात कर ली कि सर हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पेपर हो, चाहे थ्योरी का हो, न्यूमेरिकल का हो, वी आर टू रीड द रिक्वायरमेंट से हमारा जो टोन है वो सेट होगा। हमें ये चीज़ पता चलेगी कि यार एग्जामिनर ने पूछा क्या है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर बाजू का डिस्ट्रक्टर्स जो है वो सवाल में दिए हुए हो, तो हम उसको अकॉर्डिंगली जो है वो एलिमिनेट कर सकेंगे। वो जो शुरू के 15 मिनट आपको मिलते हैं तो उसमें यही काम करना होता है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के तुम्हें जो डिस्ट्रक्टर्स हैं उसको एलिमिनेट करना होता है क्वेश्चन में, और जो मेन रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करना होता है। अच्छा सर, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स ऑफ मार्वल इंजीनियरिंग लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। ईयर एंडेड 30 जून 2012 याद रखना। अच्छा सर, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, पीपी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, 2011 की दी हुई है, 2012 की दी हुई है, एज ऑफ बैलेंसेज हैं, सही है। अच्छा सर, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, ट्रेड डेट्स दिया हुआ है, ट्रेड डेट्स मतलब अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा सर, याद रखो ट्रेड डेट्स या अकाउंट रिसीवेबल हमेशा नेट बेसिस पर दिए होते हैं, हमेशा नेट बेसिस पर दिए होते हैं, सही है ना, बैलेंस शीट में। सर दो अप्रोचेज होती है ना, एक ग्रॉस बेसिस पर और एक नेट बेसिस पर। सर हमें कैसे पता चलेगा ग्रॉस बेसिस पर है या नेट बेसिस पर है? आसान सी चीज याद रख लो सर, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलग से दिया हुआ है तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस बेसिस पर है, मतलब उसमें से प्रोविजन माइनस नहीं हुआ हुआ। और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल नेट बेसिस पर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नेट हुआ हुआ है। अच्छा सर, थैंक यू हाफिज। अदर रिसीवेबल्स दिए हुए, कैश इन बैंक दिया हुआ है, सही है, कैश एट बैंक ये आपका कैश इक्विवेलेंट है। शेयर कैपिटल इन रिजर्व, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पार वैल्यू है 10 रुपया। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, सही है। इसी तरीके से ग्रेचुटी पेएबल दिया हुआ है। सर ग्रेचुटी पेएबल क्या होता है? सर ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो कंपनी क्या करती है कि उसके लिए जो है रिटायरमेंट बेनिफिट देती है कि भाई अभी तुम हमारे साथ नहीं रहे हो, बूढ़े हो गए हो, तो जो है तुम एक काम करो, ये कुछ हर महीने के पैसे लेते रहो, या एक लमसम जो है एक बड़ा अमाउंट जो है वो दे देती है एम्प्लॉय को। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप एक्चुअली बंदे के 60 साल होने का इंतजार ना करो, आप आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रोविजन बुक करो। तो आप एंट्री क्या लगाते होगे? ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट, तो ये वो है, सही है ना। डेफर्ड टैक्सेशन, सर डेफर्ड टैक्सेशन ऑल्दो तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट मैं आइडिया दे दूंगा थोड़ा बहुत सवाल को करवाने की हद तक। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। सर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स इसका मतलब है कि अच्छा देखो पता है ना कि ट्रेड पेएबल्स जिस चीज का तुम कारोबार कर रहे हो उसके लिए जो है क्या कहते हैं कि ट्रेड पेएबल यूज होता है, और कारोबार के अलावा फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई और अक्रूवल्स हैं या तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए तुम अदर पेएबल यूज करते हो। तो इसमें दोनों शामिल है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। सर ट्रीटमेंट क्या करेंगे बताता हूं। होलात, टैक्स पेएबल नेट। सर टैक्स पेएबल नेट का मतलब क्या है? तुम्हें पता है कि बाजू का जब कंपनी बिजनेस करती है तो कुछ रिफंडेबल होते हैं, कुछ पेएबल होते हैं, तो ये दोनों को नेट करके बताया हुआ है कि भाई टैक्स पेएबल नेट इतना है। अच्छा सर, इसके बाद है डिविडेंड पेएबल, सही है। अच्छा सर, डिविडेंड पेएबल याद रखो क्यों आएगा? सर मुझे बताओ, एक होता है अनाउंस्ड डिविडेंड कि कंपनी ने अनाउंस किया 20 रुपया, क्या जरूरी है कि उतना ही पे किया हो? सिर्फ तुम्हें टिप दे रहा हूं कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से। याद रखो कि सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि जितना अनाउंस किया है उतना पे नहीं किया, या जितना अनाउंस किया है उतना पे कर दिया? तो आसान सा नोट अपने पास दिमाग में रख लो कि सर अगर तो कोई डिविडेंड पेएबल नहीं दिया हुआ ना, इसका मतलब है जितना अनाउंस हुआ है उतना ही पे हुआ है, तभी तो डिविडेंड पेएबल नहीं है। मगर अगर डिविडेंड पेएबल सवाल में दिया हुआ है इसका मतलब है जितना अनाउंस हुआ है उतना पे नहीं हुआ, तभी तो पेएबल आ रहा है। तो सर आपको जब पेएबल दिया हुआ होगा तो पेड का फिगर टी अकाउंट बना के निकालना होगा डिविडेंड पेएबल का फिगर। सर कैसे निकालेंगे बताता हूं, अभी ये सवाल पढ़ रहा हूं। अच्छा सर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर पूरा पीएनएल दिया हुआ है तो तुम्हारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 67, सही है। अच्छा सर, इसमें क्या क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोलता है? नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी, जी बिल्कुल बनाएंगे, सब बनाएंगे, नासिर मोहम्मद खान सब बनाएंगे। सर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड अ प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लांट अमाउंटिंग रुपीज 11 मिलियन। सर इम्पेयरमेंट लॉस जो है 11 मिलियन का कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया है, मतलब एंट्री क्या लगाई होगी? इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या लगाई होगी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट
पीपी क्रेडिट, ऐसा ही है ना। अभी ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, पूरी मूवी अभी दिखाऊंगा सॉल्यूशन की शक्ल में। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, ये जो इंपेयरमेंट लॉस है, दिस इज अ कैश आइटम और अ नॉन कैश आइटम, जल्दी से बताओ। इज इट अ कैश? एचएम अब्दुल्ला भी आएगा डिविडेंड अगेन, डिविडेंड वापस आएगा, डोंट यू वरी। इंपेयरमेंट लॉस कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है? जल्दी जल्दी, नॉन कैश आइटम है। जबरदस्त जबरदस्त, ये याद रखना, ये याद रखना, नॉन कैश आइटम है। अच्छा सर, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 50 मिलियन। सर 50 मिलियन का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है? मैंने तुम्हें टिप दी थी कि सर कौन सी आइटम हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो वेदर इट इज अ कैश आइटम और अ नॉन कैश आइटम, यू आर टू पास द एंट्री ऑफ दैट आइटम। इफ इन दैट एंट्री cash is debited or cash is being debited or credited, it means it involves the cash transaction, it would be reflected in cash flows। मगर अगर कैश ना डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है वो आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश, जबरदस्त, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है। आगे बढ़ते हैं। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑफ ट्रेड डेट्स। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में बात करें। अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी कर दो ना, तुम्हारा आंसर टेली हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बातें कर रहा है वो तो ऑलरेडी नेट हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डेट्स अमाउंटिंग ₹6 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। सर आपका जो रिसीवेबल का बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये जो राइट ऑफ और प्रोविजन है ये तो ऑलरेडी ऊपर अकाउंट फॉर हुए हैं, अभी आपने ही बताया था। तो सर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर तुम इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर भी कर दो ना, तुम्हारा आंसर टेली हो जाएगा, बट एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स काटेगा, 1-2 मार्क्स। तो सर मैं तुम्हें ग्रॉस बेसिस पर भी करवाऊंगा, पहले नेट बेसिस पर करते हैं, चीजों को आसान आसान लेके चलते हैं। पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करवा रहा हूं, हम नेट बेसिस पे करेंगे, फिर जब हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर इसी क्वेश्चन को मैं ग्रॉस बेसिस पे भी करवाऊंगा तुम्हें, जो तुम्हें एग्जाम में करना है। सही है? अच्छा सर, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। अब ये जो ऊपर ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहा था ना बैलेंस शीट में, बोलता है ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग ₹7 मिलियन और 2011 के 3 मिलियन। सर ट्रेड एंड अदर पेबल्स में एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस शामिल हैं, तो हमें पता चल गया अच्छा यार ये अदर पेबल कौन सा है, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस है, मतलब इंटरेस्ट पेबल। एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस को इंटरेस्ट पेबल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स में से एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस को हमने एलिमिनेट करना है, निकालना है, ताकि प्योर हमारे पास ट्रेड पेबल आ जाए। सही है? अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, पूरा करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल एक एक सवाल, एक एक एडजस्टमेंट को पूरा सॉल्व करेंगे इसको थरली। अच्छा बोलता है ऑन 15 जुलाई 2012, 15 जुलाई 2012 डेट याद रखो, ईयर एंड के बाद। जल्दी से बताओ, ईयर एंड के बाद अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हो रहा है तो वो कौन सा डिविडेंड होता है? अगर ईयर एंड के बाद अनाउंस हो रहा है तो वो कौन सा डिविडेंड होता है? मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे अगर नेट बेसिस पे करोगे। जल्दी से बताओ। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। सर आपको पता है ना 2 किस्म के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस होता है, फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ईयर एंड के बाद अनाउंस होता है। पता है ना ये चीज? और आपको ये भी पता है कि सर इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो सर आसान सी चीज याद रख लो, इंटरिम हो फाइनल हो, जिस साल में अनाउंस हो रहा हो ना उस साल में रिकॉर्ड कर लेना। आसान सा मंजन बता रहा हूं मैं, ये जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। इसके ऊपर मेरी शॉर्ट क्लिप्स भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम देख भी सकते हो। 3-3, 4-4 मिनट की मैंने ये जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है ना, राइट शेयर्स, बोनस इशू, इंटरिम, फाइनल, वो तुम्हें वहां भी मिल जाएगी। मैं अभी भी रफली तुम लोगों को बता देता हूँ। तो सर याद रखो, विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट, डिविडेंड की 2 टाइप्स है, इंटरिम और फाइनल। सही है? सर इंटरिम और फाइनल कौन सा होता है? सर वो डिविडेंड जो जिस साल से पर्टेन करता हो उसी साल में अनाउंस हो रहा है तो वो उस साल का इंटरिम कहलाएगा। 2012 का डिविडेंड 2012 में ही अनाउंस हो रहा है तो वो 2012 का इंटरिम कहलाएगा। 2013 का डिविडेंड 2013 में ही अनाउंस हो रहा है तो वो 2013 का इंटरिम कहलाएगा। 2013 का डिविडेंड 2014 में अनाउंस हो रहा है तो वो 2013 का फाइनल कहलाएगा। 2014 का डिविडेंड 2015 में अनाउंस हो रहा है तो वो 2014 का फाइनल डिविडेंड कहलाएगा। 2016 में ही अनाउंस हो रहा है तो वो 2016 का इंटरिम कहलाएगा। 2016 का डिविडेंड 2017 में अनाउंस हो रहा है तो वो 2016 का फाइनल कहलाएगा। ये तो हमने डिफरेंस समझ लिया कि सर फाइनल वो डिविडेंड होता है जो जिस साल से पर्टेन करता है उस साल में नहीं, उसके अगले साल अनाउंस होता है। हसन मारफानी, फरीदुल्ला खान, हसन मारफानी। अच्छा सर, अब सर ट्रीटमेंट बता दें। ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, आसान सी चीज याद रख लो, इंटरिम हो फाइनल हो, जिस साल में जो डिविडेंड अनाउंस हो रहा हो ना उस साल में रिकॉर्ड कर लेना।
2012 का इंटरिम जल्दी से बताओ कब अनाउंस होगा? 2012 का इंटरिम डिविडेंड कब अनाउंस होगा? जल्दी से बताओ। 2012 का इंटरिम कब अनाउंस हुआ होगा? जल्दी से बताओ। 2012 का इंटरिम कब अनाउंस हुआ होगा? 2012 में। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? 2012 में। 2012 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? 2012 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? 2012 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? जल्दी जल्दी। 2013 में। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? 2013 में। 2010 का इंटरिम, 2010 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? 2010 में। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? 2010 में। 2010 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? 2011 में। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? 2011 में। 2009 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? 2009 में। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? 2009 में। 2009 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कब हुआ होगा? 2010 में। तो रिकॉर्ड भी कब होगा? 2010 में। अच्छा, एक सवाल बताओ, 2009 का डिविडेंड 2008 में अनाउंस हो रहा है, तो ये कौन सा डिविडेंड होगा, इंटरिम या फाइनल? 2009 का डिविडेंड 2008 में अनाउंस हो रहा है, तो ये कौन सा डिविडेंड है बताओ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान को भगाने का वक्त आ गया है। अल्लाह के बंदो, 9 का डिविडेंड 8 में कहां से हो सकता है? साल खत्म नहीं हुआ, साल आया नहीं और पहले ही डिविडेंड दे दिया, ये केस हो ही नहीं सकता। ज़बरदस्त अजीम। ये जब बच्चे हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, नए नए जो है, क्योंकि मैं खुद आईकेप की तरफ से MRS हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं उनसे ये मासूमाना सवाल करता हूँ, तो बच्चे मासूमियत में जो है बोलते हैं, सर फाइनल तुम्हारी तरह कोई इंटरिम। अरे ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। साल ख़त्म होने के बाद, जिस साल का उसके बाद अनाउंस होता है। इमरान ये कुछ इशू कर रहा है, ये अचानक से ना स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है कैमरा की। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसी सोच के साथ जो है, अब हम इस एडजस्टमेंट को जो है वो पढ़ते हैं। इमरान, ऑन 15 जुलाई 2012, ईयर एंड के बाद, हमारे ईयर एंड है 30 जून, याद रखना। MEL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012। सर 2012 का फाइनल डिविडेंड दिया है 10%, तो मुझे बताओ क्या ये मैं रिकॉर्ड करूंगा 2012 में? नो सर, ये तो 2012 में 30 जून 2012 है ना, आपका कट ऑफ 30 जून 2012 है, सही है ना? मतलब आपका साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2012 पे। इसका मतलब है 30 जून 2012 के बाद हो रहा है ये, तो ये फाइनल हुआ 2012 का, तो ये 2012 में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये 10%। अच्छा सर, ये ब्रैकेट के बाद ये बोलता है 2011 का 5% कैश डिविडेंड एंड 5% बोनस डिक्लेयर्ड ऑन 20 जुलाई 2011। तो सर मुझे बताओ, ये 2011 का फाइनल है, तो क्या ये 2012 में रिकॉर्ड होगा? जी सर, ये 2011 का फाइनल है। देखो सर, आपका ईयर एंड कब स्टार्ट कब हुआ है? 1 जुलाई 2012 का आपका साल स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2012। अब कुछ बच्चे हैं ना, थोड़े से 31 दिसंबर को ही अपने दिमाग में रखते हैं, तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो भाई देखो, 2012 का जो पीरियड है ना, वो 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2012 तक का है। तो तुम देख सकते हो, ये जो 2011 का डिविडेंड है, ये अनाउंस कब हो रहा है? ये 2012 में हो रहा है, 1 जुलाई 2011। सही है, आई एम सॉरी, ये 1 जुलाई में, मैं माजरत चाहता हूँ, ये 1 जुलाई 2011 है, ये जो 2012 का पीरियड है। तो सर ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है, आप इसको अकाउंट फॉर करोगे। बाकी ये जो ऊपर ब्रैकेट के बाहर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यू वुड बी इग्नोरिंग दैट, बिकॉज ये 2012 का फाइनल है, तो ये 2012 में रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा सर, अदर इनकम बता रहा है, अदर इनकम कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। सर डिविडेंड इनकम बताई हुई है 30 मिलियन, ये पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है अदर इनकम का। गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है। सर कैरिंग वैल्यू है 5 मिलियन, गेन है 2 मिलियन का, तो जेब में कितने गए होंगे? 5 की चीज़ थी, 2 का गेन है, तो जेब में गए होंगे 7 मिलियन। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, ऊपर गेन था 3 मिलियन का, तो सर कैरिंग वैल्यू है 10 मिलियन, 3 का गेन है, तो जेब में कितने गए होंगे? 13 मिलियन। सही है। ग्रेचुटी पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 6 मिलियन दिया हुआ है। ग्रेचुटी जो हमने पे की है वो 6 मिलियन की है। तो सर इस सवाल को हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है, बर्ड्स आई व्यू ले लिया है। आओ सर अब इस सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करें। अब मैं चाहूँगा आप लोग इधर मुतवज्जे रहो, सही है। हाथ में बस कैलकुलेटर ले लेना, चाहो तो साथ साथ कॉपी करते रहो या मेरी मदद करते रहो, सही है ना। अब मैं जल्दी से जो है फॉर्मेट बना देता हूँ।
जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो पानी वानी पी के आ जाओ। मेसर्स मार्वल इंजीनियरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा सर, डायरेक्ट मेथड से करवा रहे हैं या इनडायरेक्ट मेथड से? अभी इनडायरेक्ट मेथड से करवा रहा हूँ। मैं लिख भी देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फॉर्मेट बना लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा ही है ना? अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म सर ये B4 क्या है? बिफोर का BEFORE का शॉर्ट फॉर्म, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट्स फॉर, पेपर में तुम लोग नहीं लिखना, ये तो मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। एडजस्टमेंट्स फॉर, सही है। अच्छा सर, इधर आ जाएंगी तुम्हारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा सर, इसके बाद जो है हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, सही है। CF का मतलब है नेट कैश फ्लो। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, आप लोग पेपर में नहीं करना। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा यार, जिन बच्चों को जो है ना क्या कहते हैं फेसबुक लाइव लेने से जो है थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो एक काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना यार जो है ज़रा जूम का लिंक शेयर कर दो बच्चों, प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? चलो सही है, अच्छी बात है। अच्छा सर, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्विकली सॉल्व करते हैं। चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब सर हाथ में कैलकुलेटर रखना है और मेरा साथ देना है तुम्हें, सही है। तुम्हें समझाने का काम मेरा है, एक एक चीज़ समझाऊंगा। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर इधर फोकस रहना, सही है। अच्छा सर, कैश फ्लो का जब भी सवाल आए ना, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका कार बता रहा हूँ, आसानी से हल हो जाएगा। सर ये तुम्हारे पास बैलेंस शीट दी हुई है ना, हमेशा सबसे पहले जो ये वाली साइड है ना तुम्हारी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व वाली साइड, इसको पहले सॉल्व करना, और इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर करंट लायबिलिटीज़, फिर नॉन करंट एसेट्स, और फिर करंट एसेट्स।
तो हमेशा इस सीक्वेंस में चलोगे ना, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इस चीज़ को, यानी कैश फ्लो जब मैं स्टूडेंट लाइफ से जब से भी मैं करता हुआ आ रहा हूँ, तो दिस पैटर्न हैड मेड माई लाइफ वेरी ईजी व्हेन इट्स अबाउट सॉल्विंग कैश फ्लो रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले इक्विटी साइड को किल करूँ हमेशा और उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को, फिर करंट लाइबिलिटीज़ को, फिर नॉन करंट एसेट्स को, और फिर करंट एसेट्स को। इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब सर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग दी हुई है, और इससे रिलेटेड एक आइटम दिया हुआ है डिविडेंड पेएबल, तो इसको भी साथ ही मुका देते हैं, सही है ना। तो आओ सर इसकी सारा वर्किंग कर लेते हैं। फॉर्मेट तो हमने बना लिया है, साथ साथ जो है ना हम करते रहते हैं। जल्दी जल्दी इधर जो है आप लोग मुझे फिगर्स बताते जाना। सर ये आपकी वर्किंग हो गई। यार ये कोई इन मोहतरमा को प्लीज़ लिंक शेयर कर दे तो बेहतर हो जाएगा। फेसबुक पे अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास माशाल्लाह असमतुल्लाह ज़बरदस्त। तो असमतुल्लाह उसके बाद वाला क्वेश्चन है जालिब, वो सॉल्व करो। अच्छा रुपीज़ इन मिलियन मिलियन खेल लें इफ़ यू आर कंफर्टेबल। ग्रुप पे शेयर हुई है बच्चा PDF। सर ओपनिंग क्लोजिंग बताते हो, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बताते हो। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताओ, बताते रहो ताकि मेरी स्क्रीन जो है मैं बार बार जो है वो क्या कहते हैं टू एंड फ्रो करने से मेरे लिए भी इशू होगा। जल्दी जल्दी बताते रहो कितना है ओपनिंग क्लोजिंग, क्या है शेयर कैपिटल। ओपनिंग 440 और 494, ज़बरदस्त। शेयर प्रीमियम बताओ, शेयर प्रीमियम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम ओपनिंग 9 है, क्लोजिंग 8 है। रिटेन अर्निंग बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग। मैं खुद देख लेता हूँ यार, 110 और 133। आप लोग कष्ट ना करें, हम थोड़ा कष्ट कर लेते हैं, सही है। डिविडेंड पेएबल 2 और 4, अच्छा सर अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं और एडजस्टमेंट्स की बेसिस पर हम लोग इसको ज़रा देखते हैं। अगर तुम देखो तो पहली एडजस्टमेंट ये बोलता है डिविडेंड के हवाले से। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये जो 2012 वाला इसने बात की है वो तो हम नहीं लेंगे, अलबत्ता ये जो 2011 वाली चीज़ है इसको हम लेंगे, क्योंकि 2011 का फाइनल डिविडेंड जो है 2012 में रिकॉर्ड होगा। अब ये बोलता है कि 2011 का 5% कैश डिविडेंड दिया और 5% बोनस दिया है। तो जल्दी से बताओ ये किसको लगे, किस पर लगेगा, शेयर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा, जल्दी से बताओ। सर ऑब्वियसली ओपनिंग पे लगेगा, क्योंकि 2012 का जो ओपनिंग है वो 2011 का क्लोजिंग है। 2011 के एंड पे जो मौजूद थे, मतलब 2012 के जो ओपनिंग पे थे उनको मिलेगा ना, सही है। क्लोजिंग वालों को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो थे ही नहीं। फाइनल कैश डिविडेंड 2011। सर आपको ये चीज़ पता है कि डिविडेंड का जो रेट लगता है वो हमेशा शेयर कैपिटल पर लगता है, और डिविडेंड दिया कहाँ से जाता है, रिटेन अर्निंग से। नहीं जा रही, अब आवाज़ आ रही है, चलो सही है, ठीक है।
अच्छा, ये जो अभी तुमने आज देखा, माशाल्लाह इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी है, मगर अभी भी जो है ना टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो भाई देखो, रोज़ी और रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम लोग ये बोलते हैं ना कि एआई की वजह से, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारी जो है पता नहीं क्या होगा आगे, अकाउंटेंट्स का क्या होगा। तो भाई देखो, इंसान इंसान है, ठीक है। तो जो है सिर्फ जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन, सही है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने रोल के लिए, देखो ना टेक्नोलॉजी पे अभी भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि इतना अच्छा रिदम चल रहा था, इसने जो है टेम्पो थोड़ा आउट हो गया। तो खैर, ये तो दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन वेरी क्विकली। सर फाइनल बोनस डिविडेंड 2011 का जो है क्या कहते हैं कितना है? 22। अच्छा सर, आपको पता है कि कैश डिविडेंड की एंट्री क्या पास होती है जब अनाउंस होता है? तो रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ऐसा ही है। तो सर इसकी मैं पोस्टिंग कर देता हूं। सर कैश डिविडेंड कितना है? 22 से डेबिट हो रहा है और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल? इसी तरीके से जो बोनस डिविडेंड है 22 का, बोनस डिविडेंड की एंट्री क्या पास होगी? शेयर कैपिटल डेबिट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस 22 से, और ये रिटेन अर्निंग। सर वो नरेशन हम बचपन में पढ़ते थे कि डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का, भाई ये तुम्हारी वर्किंग है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी लिखो। रिटेन अर्निंग 22, ये बोनस की एंट्री। अच्छा सर, हमारे टीचर ने तो हमें पढ़ाया था कि शेयर प्रीमियम से देते हैं बोनस पहले, फिर रिटेन अर्निंग को यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही पढ़ाया था। अभी शेयर प्रीमियम ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, तो मैं शेयर प्रीमियम से दे नहीं पाऊंगा। क्लियर है सर आपको? ये एडजस्टमेंट क्लियर है? कैन वी मूव ऑन? आगे बढ़े सर। सर कैन वी मूव ऑन? अच्छा सर, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है? हाँ, तो फिर पहले अगर सर शेयर प्रीमियम हो तो पहले शेयर प्रीमियम से दोगे जितना शेयर प्रीमियम बैलेंस है, उसके बाद फिर रिटेन अर्निंग को डेबिट करना। यानी अज्यूम करो अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस होता 10, तो तुम 10 पहले शेयर प्रीमियम से देते और फिर 12 रिटेन अर्निंग में डेबिट करते। सही है? हाँ, डिविडेंड की ये मेरा बच्चा ये याद रखो, कंपनी लॉ के तहत आप चाहो, अगर आपके पास शेयर प्रीमियम भी दिया हुआ है तो आप बोनस जो है शेयर प्रीमियम से पहले दे सकते हो और फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग से दोगे अगर कोई अमाउंट बचा है तो। अच्छा सर डिविडेंड तो हमेशा रिटेन अर्निंग से करते हैं ना उबैद? जो मैं बता रहा हूं उस पर ईमान रख लो, क्योंकि कंपनी लॉ में IFRS के तहत तो रिटेन अर्निंग से, मगर कंपनी लॉ में जो है आपको इजाज़त है कि अगर आपको बोनस जो है देना है और शेयर प्रीमियम का कोई बैलेंस है तो आप शेयर प्रीमियम से जो है वो दे सकते हो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, मगर लॉजिकली सोचो। देखो, शेयर प्रीमियम जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, वो सिर्फ चंद चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। रिटेन अर्निंग तुम्हारा अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्टेड चीज़ जो बहुत कम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो दी गई हो और एक अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, तो तुम सबसे पहले किसको इस्तेमाल करोगे? अगर तुम्हें कोई चीज़ देनी है तो पहले रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व को करोगे कि भाई उसको तो फारिग करूं मैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? सर अगर आप ना भी करो, सर ना करें एग्जाम में, कोई मसले वाली बात नहीं है, हरज नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारे लेवल पर जो है ये चीज़ जो है कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ टीचर्स नहीं बताते। तो तुम रिटेन अर्निंग से भी देना चाहो तो दे सकते हो, मगर स्टडी टैक्स में भी तुमने देखा होगा तो स्टडी टैक्स में पहले शेयर प्रीमियम से दिया गया। अगर तुमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन किए हो तो उसमें अगर शेयर प्रीमियम है तो बोनस पहले शेयर प्रीमियम से दिया गया है, बाद में रिटेन अर्निंग से दिया। अच्छा सर, लेट्स क्विकली मूव ऑन। नोमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जो है थैंक यू सो मच। ये इंशाल्लाह नोमान वो जज्बात में जो है इंशाल्लाह फिर वो जो है निकलेगा। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट। सर बैलेंस करो शेयर कैपिटल की कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है ना सर? ज़रा बैलेंस करो शेयर कैपिटल का, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? इक्विटी शेयर में ऐसे ही है ना उबैद? बिल्कुल सही है। देखो भाई, उबैद ने भी ये कंफर्म कर दिया, स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी ऐसे ही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर शेयर प्रीमियम होता है तो पहले शेयर प्रीमियम से दिया जाता है। बैलेंसिंग फिगर बताओ भाई, कितना आ रहा है?
32, ज़बरदस्त। ये वो हैं जो आपने कैश के अगेंस्ट इशू किए हैं। शेयर प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, अच्छा रिटेन अर्निंग, अच्छा रिटेन अर्निंग में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है सवाल में? 67। रिटेन अर्निंग को बैलेंस करो, क्या आ रहा है? रिटेन अर्निंग को बैलेंस करो, कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है रिटेन अर्निंग का या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी जल्दी। रिटेन अर्निंग का कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ मुझे। आवाज़ आ रही है मेरी? लेकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। सर लेट्स स्टार्ट। आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे जल्दी से कंफर्म कर देते हो तुम लोग? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर इसी तरीके से रिटेन अर्निंग का बैलेंसिंग फिगर बताओ, डिविडेंड पेएबल का बैलेंसिंग फिगर बताओ। बताते हो? रिटेन अर्निंग का मेरे ख्याल से कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है, ऐसा ही है। डिविडेंड पेएबल का कितना आ रहा है? 2, 22, 26, 26 माइनस 4, दो और 22, 24, 24 माइनस 4, कैश आपका आ रहा है डिविडेंड पेड 20। ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब आवाज़ आ रही है? फेसबुक वाले बच्चों को भी मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है। मेरे नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो जो है क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। अब सर हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसे आइटम है जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट है और जिसमें नहीं है। सर ओपनिंग कुछ भी नहीं है इसमें, रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं है, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कैश 32 से आ रहा है, ये प्लस होगा। इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। शेयर प्रीमियम ओपनिंग कुछ भी नहीं है। ये कैश, जाहिर सी बात है आपने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, तो जो है क्या कहते हैं, ये नहीं आ रहा, ज़रा इसको देखो, कैश इनफ्लो है, सही है। इसी तरीके से क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। रिटेन अर्निंग के अंदर ओपनिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब है नॉन कैश है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखेंगे। कैश डिविडेंड, ये भी कुछ भी नहीं है क्योंकि हम डिविडेंड पेएबल के अकाउंट से डिविडेंड पेड निकाल रहे हैं।
बोनस सर ये भी नॉन कैश आइटम है क्योंकि आपके पास कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। सर ये क्रॉस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बताने का मकसद ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। क्लोजिंग ये भी कुछ भी नहीं है, कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। ओपनिंग कुछ भी नहीं, रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं, ये तो अनाउंस रही है। कैश आउटफ्लो आपके पास से गया है, डिविडेंड पे किया है। क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। तो सर ये मार्क करने के बाद अब मैं ये लिख रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस टी अकाउंट्स, इन टी अकाउंट्स के ज़रिए जो मेरे पास कैश की फिगर्स आई हैं वो सब की सब मैं लिख रहा हूँ। सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जल्दी से मैं लिख लेता हूँ इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम और शेयर कैपिटल को इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सर याद है शेयर कैपिटल के अकाउंट में 32 आ रहा था प्लस 8, तो ये 40 मैंने प्लस कर दिया। इसी तरीके से कैश डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, कैश डिविडेंड पेड सर कितने से? सर कैश डिविडेंड पेड कितने से? 20 से। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को क्लैरिटी है। अच्छा सर, तो इस तरीके से अगर तुम देखो तो हमने अपना इक्विटी वाला साइड जो है वी आर डन विद आर इक्विटी वाला साइड। ठीक है सर, अब जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। लेट्स किल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन, लॉन्ग टर्म लोन्स, ग्रेचुटी पेएबल, डेफर्ड टैक्सेशन। अब हम इसको देखते हैं कि करके लॉन्ग टर्म लोन पेएबल। सही है, इसका टी अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। सर ओपनिंग बैलेंस बताते हो, क्लोजिंग बताते हो जल्दी जल्दी। 110, 330। सर कोई एडजस्टमेंट दी हुई है? नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। इसका मतलब है इसका बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ होगा? लोन ऑब्टेन्ड कितने से? 220। सर ओपनिंग जल्दी से बताओ, इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं सर। ऑब्टेन्ड इनफ्लो, कैश का तो इनफ्लो हुआ ना, लोन लिया। क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो सर जल्दी से लोन को हम लोग इधर प्लग इन कर देते हैं। लोन ऑब्टेन्ड सही है, आगे बढ़े सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद है ग्रेचुटी पेएबल। ग्रेचुटी पेएबल को लेट्स क्विकली सॉल्व। इसका भी टी अकाउंट बना लेते हैं। सर ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है बताते हो मुझे? 50 और 55। थैंक यू खुबैब, 50 और 55। अच्छा सर आपको पता है जो ग्रेचुटी पेएबल का अकाउंट होता है उसकी मूवमेंट क्या होती है? ओपनिंग आता है, एक्सपेंस की वजह से पेएबल बढ़ता है, और अगर कोई पेड होता है तो पेएबल कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है। अब तुम्हें पेपर में या तो एक्सपेंस दिया होगा या पेड दिया गया होगा, और उसके बरक्स दूसरी फिगर तुम्हें निकालनी होगी। सर अगर तुम सवाल देखो तो सवाल में जो है तुम्हारे पास ग्रेचुटी पेएबल दिया, ग्रेचुटी पेड दिया हुआ है, ग्रेचुटी पेड 6 मिलियन का। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं टी अकाउंट के अंदर ग्रेचुटी पेड को 6 मिलियन से यहाँ प्लग इन करता हूँ, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? एक्सपेंस आ जाएगा। जल्दी से बताओ एक्सपेंस कितना है, जल्दी से बताओ एक्सपेंस कितना है, जल्दी जल्दी, छेती छेती। 11। अच्छा सर अब ये चीज तुम लोगों ने बतानी है, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं। एक्सपेंस, ये जो तुमने ग्रेचुटी एक्सपेंस किया है, इज इट अ कैश आइटम और अ नॉन कैश आइटम? सर जब आपने कैश का फिगर अलग से कर दिया तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस क्या हो गया? ये नॉन कैश हो गया।
मुझे बताओ ये एक्सपेंस क्या प्रॉफिट के अंदर शामिल है या नहीं है? तुमने प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ या नहीं किया हुआ? जल्दी से बताओ। जी सर, प्रॉफिट निकालने के लिए हर किस्म का एक्सपेंस माइनस होता है। सिमिलरली ग्रेचुटी एक्सपेंस वाला जो एक्सपेंस है वो भी माइनस हुआ होगा। तो सर फिर इसको जब इंक्लूड किया था प्रॉफिट में तो इसे माइनस करा था, जब इसे एक्सक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर मेरे पास पेड का फिगर आ गया, अब हमें पेड माइनस करना है, तो हम 6 को माइनस करेंगे। ये है कैश आइटम। क्लोजिंग कुछ भी नहीं। तो सर अब एक काम करते हैं, ऊपर जाके जल्दी से जो है हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स सवाल में कितना दिया हुआ है? 88। अब एडजस्टमेंट्स 4 में मैं ग्रेचुटी एक्सपेंस को यहां ऐड कर देता हूं 11 से। तो सर जो आपने पे किया है उसको क्या करोगे? उसको मैं अलग से माइनस भी करता हूं, परेशान क्यों होते? ये ग्रेचुटी पेड को मैंने यहां से माइनस कर दिया। सर आप एक जगह प्लस करके दूसरे से माइनस कर रहे हैं। ये प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नॉन कैश है। मैं कैश का इंपैक्ट बिल्कुल हटा चुका हूं ना, और कैश के इंपैक्ट को अलग से मैं ग्रेचुटी पेड में यहां 6 से माइनस करके दिखा रहा हूं। सही है? अच्छा सर, एक बच्चे ने बोला है सर ग्रेचुटी को रिवाइज करके बता दें, तो आओ मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली बता देता हूं। भाई देखो, होता पता ही क्या है, ये ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गई, पेंशन पाकिस्तान में क्योंकि बड़ी मशहूर है, या प्रोविडेंट हो गई, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आगे भी काम आएगा। सर होता ये है कि जब एक बंदा, जब एम्प्लॉई, अब जैसे मैं बताऊँ कि मैं जो है बैंक के साथ एज अ हेड इंटरनल कंट्रोल्स ऑप्टिमाइजेशन में एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे एक तो सैलरी मिल रही है, उसके अलावा अब जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयर जो है वो बोलता है कि भाई रिटायरमेंट के वक्त जब तुम बूढ़े होगे तो जाहिर सी बात है हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें दी है, तो हम तुम्हें रिटायरमेंट के वक्त कुछ पेंशन देंगे, कुछ पैसे देंगे, कुछ फ़ायदा देंगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत कि अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, जैसे मैं बैंक में हूं तो बैंक को ऐसा लगता है कि उसे फ्यूचर में मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे पेंशन के नाम पे, ग्रेचुटी के नाम पे या पीएफ के नाम पे, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई आप उस एक्सपेंस को आज ही एंटीसिपेट करके बुक कर लो। तो कंपनीज क्या करती हैं? वो प्रोविजन बुक करती हैं, वो पेमेंट नहीं कर रही। मैं अभी रिटायर तो नहीं हुआ, या खुदा न खास्ता इंतकाल तो नहीं हुआ मेरा, मगर कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि हसन का जब भी इंतकाल होगा, अल्लाह ना करे, इंतकाल तो होना है खैर, बस जब जन्नत जो है हक में अल्लाह ताला लिख दे तब भले इंतकाल हो जाए, कोई मसला नहीं है, चाहे वो अभी हो जाए। तो सर कंपनी क्या करती है? वो एक्सपेंस बुक करती है, अभी पेमेंट नहीं कर रही। सही है? तो सर जब कंपनी एक्सपेंस बुक करती है तो एंट्री क्या पास करती है? ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट। ये सिर्फ खुबैब की मोहब्बत में मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। और ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट। सर मुझे बताओ, अब मैं अकेला तो नहीं हूं, बैंक में है 15,000 बंदे। अब जाहिर सी बात है कि कोई बंदा छोड़ के चला जाता है तो उसको तो पे करना होगा। तो जब पेमेंट की बारी आती है तो कंपनी एंट्री क्या पास करती है? कंपनी एंट्री पास करती है ग्रेचुटी पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जल्दी से बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये एक्सपेंस आना चाहिए या ये पेमेंट आनी चाहिए? तो तुमने माशाल्लाह अभी पढ़ा है कि सर जिसमें कैश इन्वॉल्व हो वो आना चाहिए। इसका मतलब ये जो 11 का एक्सपेंस था इसमें तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं था और वो प्रॉफिट में से माइनस हुआ था। तो मुझे नॉन कैश को जब मैंने डाला था प्रॉफिट में तो मैंने माइनस करा था, जब उसके इंपैक्ट को एक्सक्लूड करूंगा तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा। यही वजह है कि ऊपर मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रेचुटी एक्सपेंस को प्लस किया। और ग्रेचुटी पेड जो कि मैंने एक्चुअली पे किया था वो मैंने, देखो मैंने अलग से माइनस किया हुआ है 6 का। तो खुबैब क्लियर है बेटा? हाँ भाई जवाब तो दो यार। ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो नाउ सर लेट्स मूव ऑन।
ग्रेचुटी पेएबल डन हो गया। डेफर्ड टैक्सेशन, सर डेफर्ड टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, मगर चूंकि ये FR2 में, पहले तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना कंपनी लेवल का, वो FR2 में हुआ करता था, तो ये FR2 का मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ। तो FR2 में डेफर्ड टैक्सेशन है, तो डेफर्ड टैक्सेशन का तुमने टेंशन नहीं लेनी। अगर तुम इस डेफर्ड टैक्सेशन को इग्नोर भी कर दो तो कोई हरज नहीं पड़ेगा तुम्हारे जवाब पे, मगर मैं तुम्हें एक आसान सी चीज़ बता देता हूँ, आसान सी चीज़ भाई। सर आई के पिशावर का साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा, आई के पिशावर का साउंड नहीं आ रहा। अच्छा सर, अब याद रखो कोई भी किस्म का टैक्स हो ना, मैं टैक्स की तुम्हें एक आसान सी वर्किंग बताता हूं, चाहे करंट टैक्स हो, डेफर्ड टैक्स। सर डेफर्ड टैक्स होता क्या है ये तो बताएं। आसान सी चीज याद रख लो, वो टैक्स जो इस साल नहीं देना वो कहलाता है डेफर्ड टैक्स, बाद में देना। आसान सा तुम्हें याद रखने के लिए। सर करंट टैक्स क्या होता है? सर करंट टैक्स जो इस साल देना है, अभी इतना ही समझो। डेफर्ड टैक्स इंशाल्लाह जब FR2 में तुम पढ़ोगे तो जो है क्या कहते हैं, फिर उस वक्त समझा देंगे तुम्हें। अभी याद रखो दो किस्म का टैक्स होता है, एक वो टैक्स जो इस साल पे करना है उसको करंट बोलते हैं, वो टैक्स जो बाद में पे करना है उसको डेफर्ड बोलते हैं। आसान सी चीज। अब मैं तुम्हें मैकेनिक्स बता रहा हूं एग्जाम में क्या करना है। सर जब भी टैक्सेशन की चीज आए ना, ये T अकाउंट बना लेना। तुमने टैक्सेशन का एक अकाउंट बनाना है। अब इसमें करंट, डेफर्ड, हर किस्म का टैक्स से रिलेटेड कचरा होगा। सर अगर तो लायबिलिटी है तो ओपनिंग यहां आ जाएगा और क्लोजिंग यहां आएगा, लायबिलिटी है। और अगर इसी तरीके से एसेट है, एसेट भी तो हो सकता है, रिफंडेबल भी तो होता है मैं ताकि हाँ, तो ओपनिंग यहां आएगा, क्लोजिंग यहां आएगा। अगर तो एसेट है, अभी फॉर्मेट बता रहा हूं। सर जो भी एक्सपेंस हो तो टैक्सेशन के अकाउंट में एक्सपेंस को तुमने क्रेडिट कर देना है। और बैलेंसिंग फिगर या तो यहां आएगी तो ये कहलाएगा पेड, या तो यहां आएगी तो ये इसका मतलब होगा रिफंडेड बैलेंसिंग फिगर। अब सर इस सवाल को हम लोग देखते हैं क्विकली, इस सवाल को हम देखते हैं। तुमने कुछ नहीं करना, ये बस तुमने फिगर प्लग इन कर देनी है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, डेफर्ड टैक्सेशन तुम्हारे पास लायबिलिटी साइड पर है, ओपनिंग है 21, क्लोजिंग है 15। DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 21 यहाँ, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15। इसी तरीके से करंट टैक्स पेएबल नेट आ रहा है, देखो करंट लायबिलिटीज में आ रहा है, ये भी लायबिलिटी साइड पर आ रहा है 5 और 12। तो इधर मैंने लिख दिया CTL करंट टैक्स लायबिलिटी, कितना आ रहा है 5 और 12, करंट टैक्स लायबिलिटी 12। एक्सपेंस कितना है सर? एक्सपेंस कितना है सर? बिल्कुल बिल्कुल दानिश, डेफर्ड इनकम की तरह मेरा बच्चा। आजा सर जल्दी से बताओ, टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है? 21। ये सवाल में दिया हुआ है 21, देखो 21 मैंने यहां किया। तो बैलेंसिंग फिगर बताओ, पेड आ रही है रिफंडेड आ रही है? जल्दी से बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, पेड आ रही है रिफंडेड आ रही है? जल्दी जल्दी, छेती छेती, कितनी आ रही है? बताओ कितना आ रहा है पेड? 20 आ रहा है रियली। 21 5 27 27 20, चलो ज़बरदस्त, टैक्स पेड ज़बरदस्त। जल्दी से बताओ ओपनिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स लायबिलिटी, ओपनिंग कुछ होता ही नहीं है। एक्सपेंस नॉन कैश है क्योंकि हमने पेड निकाल लिया है। ओपनिंग ये भी 0 है, पेड आउटफ्लो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, करंट टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे पास पेड का फिगर आ गया 20 का। तो सर जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके ऊपर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाके लिख लेते हैं टैक्स पेड, कितने से? 20 से। अच्छा सर एक बात बताएं, आपने जिस तरीके से ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऐड किया था और ग्रेचुटी पेड को माइनस किया था अलग से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो सर टैक्स एक्सपेंस को भी तो आप प्लस करें ना, क्योंकि आप टैक्स पेड को अलग से ले रहे हैं, तो टैक्स एक्सपेंस को भी तो आप प्लस करें प्रॉफिट में। क्या ऐसा करना चाहिए? जस्ट लाइक ग्रेचुटी, क्या मुझे टैक्स एक्सपेंस को प्लस करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए?
सर इसलिए नहीं करना चाहिए टैक्स एक्सपेंस को इस प्रॉफिट में शामिल क्योंकि ये बिफोर टैक्स है। अच्छा सर इसका मतलब है अगर ये आफ्टर टैक्स होता तो फिर क्या आप टैक्स एक्सपेंस को ऐड करते? जी बिल्कुल, फिर मैं ऐड बैक करता। जैसे कुछ टीचर्स जो हैं, आई डोंट नो जो है तुम लोगों के टीचर्स हैं, तुम्हें किस तरीके से कुछ टीचर बाजू का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेते हैं तो वो टैक्स एक्सपेंस ऐड करवाते हैं। सर आपने क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि सर मैंने उठाया ही बिफोर टैक्स है, तो जो मेरा आउटफ्लो था कैश फ्लो में मैंने सिर्फ वो दिखाया है। आगे बढ़े सर, कैन वी मूव ऑन? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा सर, टैक्स पेएबल मुका। अब हमारे पास आखिरी आइटम रह गया है ट्रेड एंड अदर पेएबल। अब तुम देख रहे हो कितना स्मूथली तुम्हारा कैश फ्लो का, पहले इक्विटी किल हुई, फिर नॉन करंट लायबिलिटी किल हुई, अब करंट लायबिलिटी में आखिरी है ट्रेड एंड अदर पेएबल। जल्दी से देख लेंगे ट्रेड एंड अदर पेएबल को। ट्रेड एंड अदर पेएबल। अच्छा सर मुझे बताओ 2012 और 2011 मुझे ज़रा बैलेंसेस बताते हो कितने दिए हैं? ट्रेड एंड अदर पेएबल के बैलेंसेस बताते हो कितने दिए हैं? 56 और 73। अच्छा सर सवाल में इसने बोला हुआ था कि सर ट्रेड एंड अदर पेएबल के अंदर शामिल है इंटरेस्ट पेएबल, तो हमें अगर प्योर ट्रेड पेएबल चाहिए तो व्हाट वी गोना डू, वी आर टू डिडक्ट इंटरेस्ट पेएबल फ्रॉम दिस अमाउंट। इंटरेस्ट पेएबल दिया हुआ है इधर 7 और 3, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट पेएबल 3 यहां से माइनस कर दिया, 7 यहां से माइनस कर दिया। तो बताओ प्योर अकाउंट पेएबल कितना आ गया मेरे पास, या ट्रेड पेएबल कितना आ गया? 53 और कितना? 67। ऐसा ही है सर? ऐसा ही है सर? 66 रियली? ओके। अच्छा सर मुझे बताओ अकाउंट पेएबल के हवाले से पता है ना तुम लोगों को रूल कि सर करंट लायबिलिटीज अकाउंट पेएबल चूंकि है तो पिछले साल से बढ़ रहा हो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्लस कर देना। करंट लायबिलिटीज जो है, करंट लायबिलिटीज के साथ आसान सा रूल याद रख लो, सगी माओ वाला सलूक करना है। बढ़ रहा हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बढ़ रहा हो तो बढ़ा देना, कम हो रहा हो तो कम कर देना। तो सर 53 से 66 हो रहा है, 13 से बढ़ रहा है, तो 13 से तुमने अकाउंट पेएबल को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बढ़ा दिया। सर इसकी लॉजिक क्या है बताएं? तो ये मेरे इसके ऊपर एक यूट्यूब पे चैनल पे मैंने बाकायदा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का ये जो रूल है कि करंट एसेट जो है इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो को बनाते हुए पिछले साल से बढ़ रहे हो तो कम कर देना, कम हो रहे हो तो बढ़ा देना। तो वाई इज इट सो? तो उसकी विजडम बाकायदा मैंने जो है अपने चैनल पे 3-4 मिनट की वीडियो डाली हुई है, तो देख लेना। अच्छा सर अकाउंट पेएबल कितने से बढ़ रहा है सर? 13 से, तो आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्लस कर दिया। अच्छा इसको अभी डायरेक्ट मेथड से भी करवाऊंगा इसी क्वेश्चन को, ताकि तुम्हें पूरा एंड टू एंड क्लियर हो जाए। अच्छा सर अब सवाल ये पैदा होता है, सर आपने इंटरेस्ट पेएबल को आपने जो है अकाउंट पेएबल में से निकाला है, इंटरेस्ट पेएबल को अलग कर दिया, तो इंटरेस्ट पेएबल का आप क्या करेंगे? हसन मारफानी के नाम से HM अब्दुल्ला नहीं, ट्रेड पेएबल में सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट पेएबल होते हैं, अदर पेएबल के अंदर बाकी दूसरे भी होते हैं। तो सर इंटरेस्ट पेएबल का कुछ तो करें ना सर, क्योंकि इसमें से आपने कुछ तो पे किया होगा। जी बिल्कुल किया होगा भाई। तो सर इंटरेस्ट पेएबल का टी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग कितना है? 3, ऊपर से ही आ रहा है ना। क्लोजिंग कितना है? 7। अच्छा सर जाहिर सी बात है इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस भी बुक किया होगा। सर एक्सपेंस कहाँ से पता चलेगा? सर एक्सपेंस जो है आपको पीएनएल में जाएंगे, पीएनएल में ये देखें फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंशियल चार्जेस भी कहते हैं, मार्कअप एक्सपेंस भी कहते हैं, तुम लोगों को पता है ना ये चीज़। तो फाइनेंशियल चार्जेस 75 के ये रहे। तो सर एक्सपेंस 75 से मैंने यहाँ लिखा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? पेड आ जाएगी। जल्दी से बताओ पेड कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ पेड कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। बैलेंसिंग फिगर छेती कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 71। चलो माशाल्लाह, जल्दी से बताओ। ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, कुछ भी नहीं। एक्सपेंस कुछ भी नहीं। पेड आउटफ्लो, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। सर ये कुछ भी नहीं है, ये इसका क्या मतलब है? जिन बच्चों ने अभी टाइम क्या हो रहा है?
पौना घंटा है, 1 बजे, हाँ 1 घंटे का, सही है। तो सर ये जो मैं बताता हूँ ना कुछ भी नहीं या माइनस या प्लस, ये एक्चुअली कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं का मतलब वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, और अगर डला हुआ है तो उसे निकाल देंगे। और प्लस का मतलब होता है इनफ्लो के तौर पे दिखाएंगे, माइनस का मतलब होता है आउटफ्लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंशियल चार्जेस शामिल हुआ है, माइनस हुआ है? जल्दी से बताओ, माइनस हुआ है या नहीं हुआ हुआ? बोलो ना। फाइनेंशियल चार्जेस क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस हुआ है? जी सर बिल्कुल हुआ हुआ है, पीएनएल के अंदर दिख रहा है माइनस हुआ हुआ है। तो सर मगर ये तो नॉन कैश है, क्योंकि आपने तो इंटरेस्ट पेड अलग से निकाल लिया है। तो इसका मतलब है ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है या फाइनेंशियल चार्जेस हैं, इसको तो फिर आप इसके इंपैक्ट को आपने जो माइनस किया हुआ है उसे प्लस कर दो। जी सर प्लस। और सर इंटरेस्ट पेड आप अलग से दिखा दो। अब सर इंटरेस्ट पेड को दिखाने के 2 तरीके। सर कुछ टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाना टैक्स पेड के नीचे, और कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाना, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो लोन की पेमेंट से, तो इंटरेस्ट पेड को यहां से माइनस कर देना। कुछ टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि सर इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड के साथ माइनस होता है, और कुछ टीचर्स बोलते हैं कि इंटरेस्ट पेड को तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करना। तो सर हम कौन सा फॉलो करें? सर दोनों सही है, स्टैंडर्ड दोनों की इजाजत देता है। सर एग्जामिनर जो है किसको प्रेफर करता है? एग्जामिनर दोनों को सही मानता है। तुम चाहो तो इंटरेस्ट पेड को टैक्स पेड के नीचे माइनस कर दो, तुम चाहो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दो। नहीं सर ज्यादा बेहतर क्या है, वो दिमाग में आते हैं ना खुराफात, नहीं सर बताएं ज्यादा अच्छा कौन सा है। अरे भाई दोनों अच्छे। सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे भाई, नहीं कटेंगे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट पेड तुम्हारे टीचर ने अगर करवाया ऑपरेटिंग के अंदर टैक्स पेड के साथ माइनस करना है, वहां से कर दो। तुम्हारे टीचर ने बताया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड माइनस करना है, वहां से कर दो। दोनों सही है। सर आप क्या करवाएंगे? मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस करवाऊंगा। आगे बढ़े, कैन वी मूव ऑन सर? अच्छा ये या चलो अभी मैं तुम लोगों को, बल्कि मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा चैनल है उसको ज़रा जाके ना रन थ्रू करना। उसमें मैंने कुछ जो है ना वो जो तुम लोगों के दिमाग में खुराफात आते हैं ना या सवालात आते हैं, जाहिर सी बात है कि जो है जो इंसान का सोचने वाला दिमाग वही है जिसके सवालात आ रहे हैं। जो बंदा सवाल नहीं कर रहा है इसका मतलब है वो सोच नहीं रहा, कोलू का बेल है वो। तो सर मैंने ना ये कुछ विजडम्स बताई नहीं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग के अंदर जो है ये चीज़ कोई हो रही है या कोई आइटम आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हो दूसरा नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उससे तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी चूंकि एग्ज़ाम फोकस्ड है तो मैं अपनी लाइव क्लास जब मैं ले रहा होता हूँ फुल फ्लेज, तो उसमें मैं काफ़ी टेक्निक्स भी बता रहा होता हूँ, विजडम भी बता रहा होता हूँ, बट ऑब्वियसली वी हैव गॉट वेरी रिस्ट्रिक्टेड टाइम। सो काफ़ी चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, बट जो है मैं खुद अपने जज्बात को काबू किए हुए हूँ। अभी तुम्हारा एग्ज़ाम पास हो जाए फिर इंशाल्लाह तुम लोगों को बाद में जो है प्रोफेशनली भी ग्रूम करेंगे। तो सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सर ट्रेड एंड अदर पेएबल भी हो गया। तुम देख रहे हो माशाल्लाह कितना स्मूथली तुम्हारा शेयर कैपिटल पूरा मुका, नॉन करंट लायबिलिटीज मुकी और करंट लायबिलिटीज मुकी। सर तौसीक मुजफ्फर सर एमसीक्यूज में आ जाए फिर किधर लिखना है भाई? एमसीक्यूज में एग्जामिनर ऑप्शन देगा बोथ ऑफ द ऑप्शन आर राइट। तौसीक का बड़ा मासूमाना सवाल है कि सर एग्जाम में अगर आ जाए, तो भाई एग्जामिनर जो है ना वो भी देखो, तुम लोग जिस जंगल में दाखिल हुए हो ना, एग्जामिनर वो जंगल पार कर चुका है, तो तुम परेशान नहीं हो, वो उसने ऑप्शन दिया हुआ होगा बोथ ऑफ द अबव। सही है? आगे बढ़े। कैन वी मूव ऑन? भाई कोई सवाल है तो कर लो मुझसे प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जो एक काम कर लो, मीनवाइल ये मैं जो फेसबुक के बच्चे हैं जो एक्चुअली जो है जूम पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है क्या कहते हैं
जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उस पर कोई बच्चा अमार, बल्कि तुम जो है ना, जो मैंने जूम का लिंक शेयर किया हुआ है वो शेयर कर दो, ताकि जो है फेसबुक से तुम लोग जूम पे आ जाओ, क्योंकि फेसबुक पे आई अंडरस्टैंड के जो इंटरफेस होता है उसमें समटाइम्स देयर इज़ एन इशू। सही है। तो सर पीपीई का हम जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं। सर पीपीई का ओपनिंग कितना है? 410। क्लोजिंग कितना है सर? क्लोजिंग है 633। अच्छा सर, पीपी का जो अकाउंट है वो ऑब्वियसली बुक वैल्यू पर दिया हुआ है। अब हमें पता है, याद रखो, पीपी का जब भी तुम अकाउंट बनाते हो ना वो डिस्पोजल हो, तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग लाजमी बनाना, जो कि मैं यहाँ बना लेता हूँ। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल पीपी का। सर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलता है? सर ये हो गई डिस्पोजल प्रोसीड्स कि कितनी आपकी जेब में है, ये हो गई आपकी बुक वैल्यू, और ये हो गया गेन या लॉस। सही है। अच्छा सर, ओपनिंग क्लोजिंग आपने जो है डाल दिया। अब सर एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। सर बोलता है प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट की वजह से पीपी का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। इम्पेयरमेंट की वजह से, पहली एडजस्टमेंट देखो, इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से पीपी का अकाउंट क्रेडिट होगा, और डिप्रिसिएशन का अकाउंट, और डिप्रिसिएशन की वजह से भी पीपी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सर मैंने इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से पीपी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 11 से, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट क्यों नहीं खोला? क्योंकि भाई वो सवाल में दिया हुआ ही नहीं है, तो मैं कहाँ से ओपन करूँ। सही है। इम्पेयरमेंट लॉस 11 से, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 50 से मैंने क्रेडिट कर दिया। पीपी का अकाउंट है भाई ये। अच्छा सर, अब डिस्पोजल के अंदर अगर तुम देखो तो ये बोलता है गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स, कैरिंग वैल्यू है 5 मिलियन, गेन है 2 मिलियन का। तो जेब में कितने गए होंगे? 5 और 2 7 मिलियन, गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स। तो सर याद रखो, जो तुम्हारा पीपी का अकाउंट है वो हमेशा बुक वैल्यू से क्रेडिट होता है। डिस्पोजल 5 से बुक वैल्यू थी ना। तो सर डिस्पोजल प्रोसीड्स, अगर गेन हुआ है 2 का, अगर गेन हुआ है 2 का, बुक वैल्यू थी 5 की, तो जेब में कितने गए होंगे? 7। मानते हो या नहीं मानते? इसी तरीके से, ओह आई एम सॉरी माय बैड, ये पीपी का अकाउंट जो है ना ओपनिंग इधर आएगा 410। सही है, सही, माय बैड। क्लोजिंग कितना था? 410, और ये कितना होता है? ये कितना था? क्लोजिंग कितना था? 633। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? और ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? एडिशन होगी। ज़बरदस्त, 289। जल्दी से बताओ। ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो। ओपनिंग क्या है? कैश का, कुछ भी नहीं। एडिशन, आउटफ्लो। इम्पेयरमेंट लॉस, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन, नॉन कैश। डिस्पोजल, पता नहीं। सही है। डिस्पोजल के लिए हम ये वाली वर्किंग देखेंगे। सर ये जो डिस्पोजल किया है आपने, इसके अगेंस्ट आपको प्रोसीड्स कितनी मिली हैं? 7 की। सही है ना। अब सर ये जो 7 में ये गेन शामिल है 2 का? यस सर। और ये गेन सर प्रॉफिट में भी शामिल है। तो टू अवॉइड डबल काउंटिंग आप जो है इस 2 को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करोगे, क्योंकि भाई आप 7 पूरा दिखा रहे हो ना इन्वेस्टिंग में। सही है ना। अच्छा सर, ये जो इम्पेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन है, इस पे आपने क्रॉस किया है, मुझे बताओ क्या ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल है जो हमने ऑपरेटिंग में दिखाया था? जी सर बिल्कुल शामिल है। मगर सर इसके अगेंस्ट तो कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। तो सर डोंट यू थिंक कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मैं इम्पेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन इन दोनों को मैं ऐड बैक करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। सही है। तो आओ सर इसको जल्दी से जो है, इसको जल्दी से मैं पोस्टिंग कर लेता हूं। बच्चों जस्ट होल्ड ऑन, हमारे भाई हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सर लेट अस क्विकली पोस्ट। इम्पेयरमेंट लॉस कितने से? 11 से ऐड किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? 50 से ऐड किया। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल ना, गेन ऑन डिस्पोजल माइनस किया।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एडिशन टू पीपी आप दिखाओगे, 289, डिस्पोजल प्रोसीड्स पीपी कितने से, 7 से। अच्छा सर, अगर आप एक बात नोट करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने गेन क्यों माइनस किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से? क्योंकि सर आप ये 7 रुपया यहां दिखा रहे हो, इस 7 में 2 रुपए का गेन ऑलरेडी शामिल है। तो अगर तो आप 7 यहां दिखाते और 2 माइनस नहीं करते इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, सही है, तो होता क्या, इट वुड हैव बीन डबल काउंटेड। तो इस वजह से आप 2 को गेन को, अच्छा सर अगर लॉस होता तो प्लस करते, जी बिल्कुल लॉस होता तो प्लस करते। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? जबरदस्त नासिर मोहम्मद खान। चलो सर, लेट्स क्विकली मूव ऑन। अच्छा दानिश मेरा बच्चा, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई कैश गया है तुम्हारा? नहीं गया, नॉन कैश है ना। क्या डेप्रिसिएशन इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस हुआ है? जी सर बिल्कुल हुआ है। हमें पता है सर कि कैश फ्लो के अंदर जो नॉन कैश आइटम होता है उसका इम्पैक्ट तो आप लेते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 50 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है। हमें तो कैश एक्सपेंस को माइनस करना चाहिए, तो हम इस डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट को प्रॉफिट में से निकालेंगे। जब प्रॉफिट के अंदर इसका इम्पैक्ट लिया था तो हमने डेप्रिसिएशन को क्या करा था, माइनस। अब जब निकालेंगे दानिश तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्लस। समझ में आई बात दानिश? अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, माशाल्लाह। थोड़े से तुम लोगों ने तहम्मुल का जो है मुजाहिरा करना है। सिर्फ 4 आइटम रह गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर इसका भी टी अकाउंट बना लेते हैं। 100 और 130 जो है तुम्हारे पास जो है वो फिगर है। अच्छा इसको जल्दी से क्विकली बना लेते हैं। इधर देख लो, इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग कितना है 100, क्लोजिंग कितना है 130, सही है। अगर तुम इन्फॉर्मेशन पढ़ो तो ये बोलता है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्पोज भी हुई है, तभी उसके ऊपर गेन हुआ है। 10 मिलियन की कैरिंग वैल्यू थी, 3 के गेन में बिकी है, तो मतलब जेब में कितने गए होंगे, 13 डिस्पोजल। अच्छा सर एक आसान सा हल बताऊं तुम्हें, पीपी का अकाउंट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ना सेम तरीके से बनता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का फ़र्क है, डेप्रिसिएशन नहीं आता। तो तुम ऐसे समझ लो, जो लैंड का जिस तरीके से अकाउंट बनता है ना, ज़मीन का जिसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा। तुम्हारी आसानी के लिए, याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि सर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की भी वर्किंग बनेगी। इन्वेस्टमेंट्स, डिस्पोजल प्रोसीड्स, बुक वैल्यू, गेन। सर डिस्पोजल कितने का है, 10 का, गेन कितने का हुआ है, 3 का, तो जेब में कितने गए होंगे, 13। बैलेंसिंग फिगर बताओ क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर एडिशन आएगा ना, जल्दी से बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 40। ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं, एडिशन आउटफ्लो, डिस्पोजल पता नहीं, डिस्पोजल के अगेंस्ट आपको प्रोसीड्स कितने की मिली हैं, 13 की मिली हैं, 13 इनफ्लो। मुझे बताओ इस 13 में क्या ये गेन शामिल है 3 का? यस सर गेन शामिल है, और ये गेन जो है प्रॉफिट में भी शामिल है। जी सर प्रॉफिट में भी शामिल है। तो डोंट यू थिंक टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी नीड टू डिडक्ट दिस 3 रुपये का गेन फ्रॉम प्रॉफिट। क्लोजिंग कुछ भी नहीं। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को क्लियरिटी है। सर जल्दी से पोस्टिंग कर देते हैं। डिस्पोजल प्रोसीड्स, इन्वेस्टमेंट्स 13 से, एडिशन इन्वेस्टमेंट्स कितने से
40 से, इसी तरीके से गेन ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट्स 3 से। सर क्लैरिटी है आप लोगों को? कैन वी मूव ऑन सर? सर जल्दी से इनडायरेक्ट मेथड कर लो ताकि हम लोग डायरेक्ट मेथड पे मूव ऑन करें। हसन बोल रहा है रिपीट कर दें। हसन मुन्ना देखो, जब तुमने इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाया तो तुम्हें पता चला कि सर ओपनिंग था, क्लोजिंग था, डिस्पोजल तुमने क्रेडिट करा, एडिशन तुम्हारा डिस्पोजल क्रेडिट करा 10 से तो बैलेंसिंग फिगर आ गया एडिशन 40 से। सही है, डिस्पोजल का तुमने निकाला, डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी थी सर? 10 की चीज़ 3 के गेन में भी की है, 3 रुपये का गेन सवाल में दिया हुआ था, तो 13 का तुम्हारा डिस्पोजल प्रोसीड्स है। सही है। जब तुमने इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को बैलेंस आउट किया तो तुम्हारे पास एडिशन आ गया 40 का। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, एडिशन है तुम्हारे पास आउटफ्लो, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का एडिशन होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा ना। और डिस्पोजल प्रोसीड जो है वो तुम्हारे पास 13 की हैं, 13 का इनफ्लो, तो तुमने डिस्पोजल, अच्छा इस 13 के अंदर 3 का गेन शामिल है और 3 का गेन प्रॉफिट में भी शामिल है। तो तुमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स का चूँकि ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से है तो तुमने जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्पोजल प्रोसीड्स 13 की तुमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड की, और एडिशन इन्वेस्टमेंट्स तुमने माइनस की क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है तो मतलब कैश जा रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 से माइनस किया। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है हसन। जितना दिमाग खा रहे हो ना तुम लोग मेरा, तो खुसूसी दुआएं करनी है तुम लोगों ने। अच्छा सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो गया। स्टॉक इन ट्रेड 68 से 97, सर बढ़ रहा है कम हो रहा है? पिछले साल से बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। जल्दी से बताओ कितने से लेस करें, जल्दी जल्दी बताओ कितने से लेस करें, स्टॉक कितने से लेस करें, जल्दी जल्दी। ग्रीन टी है जो शानदा के साथ बना देना यार, मीठी बनाना। हमाद ये मैं शेयर कर दूंगा बच्चा, ये सारी मैं वर्किंग शेयर कर दूंगा। 29 से स्टॉक को जो है आप लेस करोगे। अच्छा सर ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेट्स अभी हमने बात की है कि अभी हम नेट बेसिस पर करेंगे, वंस वी आर डन विद द क्वेश्चन तो फिर ग्रॉस बेसिस पे भी करेंगे। ट्रेड डेट्स 57 से 133 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कितने से माइनस करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, छेती छेती, जल्दी जल्दी। 76 अकाउंट रिसीवेबल 76 से माइनस करेंगे। आगे बढ़े सर। अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल 120 से 100 हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो अदर रिसीवेबल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सही मानते हो या नहीं मानते सर? अब तुम देख रहे हो माशाल्लाह कितना स्मूथली तुम्हारा सवाल के हो गया है। सर हो गया, आर वी डन? कोई और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूं, कोई और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूं, एनीथिंग एल्स? शुड आई बैलेंस आउट द क्वेश्चन? सर प्लीज लेट मी नो इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। वो तो चलो बैंक है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, वो तो एक्चुअली क्लोजिंग भी निकालना है, उसके अलावा कोई और चीज़। अच्छा सर एक आपस की बात बताऊं, तुम अगर यही सवाल करके अभी तुम टेली कर लो ना, तुम्हारा आंसर टेली हो जाएगा, कैश फ्लो ओपनिंग से क्लोजिंग मैच कर जाएगा, मगर एग्जामिनर तुम्हें पूरे मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि सर इट्स नॉट अबाउट अकाउंटिंग, इट्स अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक आइटम है जो तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे नहीं बोला, सर डिविडेंड इनकम। सर ये अदर इनकम में डिविडेंड इनकम आ रही है। सर डिविडेंड इनकम जो है ये अभी कहाँ है, ये सर प्रॉफिट में शामिल है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, जबकि डिविडेंड कहाँ आता है, डिविडेंड का ताल्लुक किससे होता है, इन्वेस्टमेंट से। हाँ असमतुल्ला शाबाश। सर डिविडेंड का ताल्लुक जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, तो सर डिविडेंड जो है वो तो आपका इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, मगर ये भी पड़ा हुआ का है, ये तो ऑपरेटिंग में पड़ा हुआ है। तो सर आप ऑपरेटिंग से इसे निकालोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालोगे।
तो सर हम तो रिसीव्ड ले जाते हैं ना, ये तो इनकम है। तो सर इनकम और रिसीव्ड कब सेम होगा? जब कोई रिसीवेबल ना हो। कोई डिविडेंड रिसीवेबल नजर आ रहा है? नहीं सर, डिविडेंड रिसीवेबल है ही नहीं, इसका मतलब है जितनी इनकम भी उतना ही रिसीव हुआ है। तो सर क्या हम सेम अमाउंट से ऑपरेटिंग से निकालें और सेम अमाउंट से इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड कर दें? जी बिल्कुल। अरे सर इसका तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। इट्स अबाउट रिपोर्टिंग। यही वजह है कि इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट और हाउ यू से। सही है ना? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूजर के लिए की जाती है, तो यूजर को जितना एट ईज रखा जाए उतना बेहतर है। तो सर डिविडेंड के हवाले से व्हाट वी आर गोना डू, मैं डिविडेंड इनकम को यहाँ से माइनस करूँगा। चलो भाई, डिविडेंड इनकम यहाँ से आप निकलो 30 से, आपकी जगह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में है डिविडेंड रिसीव्ड 30 से। सही है? अच्छा, अगर कोई डिविडेंड रिसीवेबल का अकाउंट दिया होता तो क्या करते हैं? फिर टी अकाउंट बनाते हैं। अब जरा बैलेंस करो जल्दी जल्दी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बताओ जल्दी जल्दी, छेती छेती। अब टाइम का हमें मुकाबला सख्त है, हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अभी हमें मिक्स टॉपिक क्वेश्चंस भी करने हैं, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताओ कितना आ रहा है? और कोई बच्चा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर ले, कोई बच्चा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर ले। मैं मीनवाइल ओपनिंग कैश इधर लगा लेता हूं। ओपनिंग 39 है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ रहा है बताओ ना बच्चा। ये इन सब को सम करो, प्रॉफिट को भी तो ऐड करो। इन सब को सम करो ना, इन सब को सम करो, इन सब को सम करो ऊपर तक, ये भी करके बताओ कितना आ रहा है। 102 आ रहा है, 102। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग टोटल करो जल्दी 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 जल्दी। 279, थैंक यू असमतुल्ला। 279 नेगेटिव। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बताओ जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती। $260 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 260 आ रहा है। $169 आ रहा है यार, ये तो तजाद आ रहा है बातों में। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर बताओ कितना आ रहा है? 7 आना चाहिए। नेगेटिव, तो ये क्लोजिंग आ जाएगा 31। सर ये नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कैसे आया? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया, टेली हो गया। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द इनडायरेक्ट मेथड। सही है ना? आई एम श्योर इस क्वेश्चन में जिन बच्चों ने नहीं किया होगा उनके लिए फ़ायदा होगा। सही है। अब सर इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी से डायरेक्ट मेथड से करवा देता हूँ।